नमस्कार मित्रों, कथा निधि चैनल पर आज हम सुनेंगे जुड़वा इस कथा का दूसरा और अंतिम भाग। अब तक हमने पढ़ा था नीलांजना ने शादी के 3 साल बाद 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक बेटा और एक बेटी। उसी हॉस्पिटल में उसी समय उसके साथ एक अन्य औरत ने भी एक बेटे को जन्म दिया। नीलांजना के दोनों जुड़वा बच्चों में रंग में बहुत ज्यादा अंतर था। एक बेटा सांवला था और बेटी जो थी वो बहुत ज्यादा गोरी थी। जबकि वो सोचती थी कि मेरे खानदान में कहीं भी कोई इतना खूबसूरत और इतना गोरा तो नहीं है। बाजार में मंदी के कारण ऑफिस में हुई छटनी में आदर्श का नाम भी शामिल था और उसे नौकरी छोड़नी पड़ी। इस कारण पूरा परिवार तनाव में आ गया। घर परिवार में इकलौता कमाने वाला और ऊपर से 2 बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी, भविष्य की चिंता में आदर्श घुलने लगा। लेकिन नीलांजना ने उसे संभाला और कहा, जितनी मेहनत आप किसी और के लिए कर रहे थे वह मेहनत अब आप अपने लिए करिए। जरूरी तो नहीं कि हर इंसान नौकरी ही करे। आदर्श को उसकी बातें समझ में नहीं आई तो उसने पूछा, तुम क्या कहना चाहती नीलू, साफ साफ बताओ। तो नीलांजना बोली, हम खुद का कुछ शुरू करेंगे जिसकी मार्केट में डिमांड हो। बड़े से नहीं, छोटे से ही शुरुआत करेंगे। ऐसे किसी चीज का काम शुरू करते हैं जिसकी डिमांड कभी खत्म ना होती हो। जैसे कि कपड़ों का भी होता है, खाने का भी होता है। तो सीजन के हिसाब से हम तो कपड़ों का काम शुरू कर लेते हैं। सीजन के हिसाब से अलग अलग मौसम में अलग अलग तरह के कपड़े होते हैं। नीलांजना की बात सुनकर आदर्श को याद आया कि नीलांजना ने बताया था कि उसे फैशन डिजाइनिंग का शौक था और उसने इस बारे में बात भी की थी। लेकिन घर के माहौल और जिम्मेदारियों में नीलांजना के सपने कहीं दब से गए थे। आदर्श को नीलांजना की कई बात समझ में आ भी रही थी और उसके सुझाव भी अच्छे लग रहे थे। कुछ सेविंग नीलांजना की और कुछ अपनी। इस तरह से उन दोनों ने अपना खुद का ही बिजनेस कपड़े का शुरू कर लिया। शुरू में थोड़े उतार चढ़ाव देखने के बाद उन दोनों का ही काम धीरे धीरे चल निकला। अब नीलांजना आदर्श की सिर्फ पत्नी नहीं बल्कि बिजनेस पार्टनर भी थी। आदर्श की माँ घर का माहौल देखकर चिढ़ जाती, कहती, अपनी बीवी को सर पर चढ़ा के रखा है, किसी दिन तांडव करेगी वह, तब आएगी तेरी अक्ल ठिकाने। आदर्श के पिता कहते, मैंने भी तो तुम्हें सर पर चढ़ा के रखा, इसीलिए तो तुम मेरे सर पर तांडव करती हो। इतने सालों से मुझे भी तुम्हें अपने कंट्रोल में कर लेना चाहिए था। सुनकर आदर्श की माँ बिदक गई और अपने कमरे में चली गई। आदर्श और नीलांजना मुंह दबाए हंस पड़े। नंदिनी के कॉलेज में अब किसी तरह की उसे परेशानी नहीं थी। उसकी पढ़ाई भी ठीक चल रही थी। कॉलेज के आखिरी साल इंटर कॉलेज कंपटीशन होना था। इसके लिए नंदिनी बहुत उत्साहित थी। उत्कर्ष भी इस इंटर कॉलेज कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा था। उत्कर्ष जहां खेल कूद में था, वहीं नंदिनी डांस में दूसरों को टक्कर देने की तैयारी में लगी थी। आखिर वह दिन भी आया जब फाइनल रिजल्ट आना था। सबसे खूबसूरत डांस के लिए नंदिनी के कॉलेज की तरफ से नंदिनी ने खिताब जीता और अपने कॉलेज की तरफ से उत्कर्ष की पूरी टीम ने बाजी मारी। आदर्श और नीलांजना बेहद खुश थे और पुरस्कार वितरण देखने दोनों खुद कॉलेज आए थे। नंदिनी दौड़कर अपने माँ पापा के गले लग गई। नंदिनी ने अपनी ट्रॉफी माँ को पकड़ाई और कहा, माँ ये पकड़ो, मैं अभी आती हूँ चेंज करके, फिर चलेंगे घर। कहते हुए वह रेस्ट रूम की तरफ बढ़ गई। उत्कर्ष अपने माँ पापा को अपने दोस्तों से मिलवाने लगा। नंदिनी रेस्ट रूम की तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी किसी ने उसका रास्ता रोक लिया। नंदिनी को उसकी यह हरकत अच्छी नहीं लगी। फिर भी उसने शांत लहजे में कहा, यह क्या बदतमीजी है, इस तरह मेरा रास्ता रोकने का क्या मतलब है। वह लड़का जो नंदिनी की उम्र का था, उसने कहा, मेरा नाम अनुकल्प है, अनुकल्प ढिल्लो, अनुकल्प ढिल्लो। नंदिनी ने एक भौं उचकाई और कहा, तो मैं क्या करूं, तुम जो भी हो अपना नाम क्यों बता रहे हो, मैंने तो पूछा नहीं, मुझे क्या करना है तुम्हारे नाम से, छोड़ो मेरा रास्ता, मुझे जाना है। कहते हुए नंदिनी ने उसका हाथ झटका और वहां से जाने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन अनुकल्प ने उसकी कलाई ही पकड़ ली और अपनी तरफ खींचते हुए बोला, दिल आ गया तुझ पर, चल मेरे साथ। नंदिनी ने अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, तेरे साथ कहाँ जाना है, तेरी मम्मी के घर।
अनुकल्प ने बड़ी बेशर्मी से कहा, मम्मी के घर नहीं, लेकिन पापा का होटल जरूर है, तुझे पहले वहां ले चलता हूँ। पसंद आई तो मम्मी के घर भी ले चलूंगा। नंदिनी ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और खींचकर एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर रसीद कर दिया। अनुकल्प अपना गाल सहलाता हुआ वहां से चला गया और नंदिनी अपनी राह चली। अनुकल्प के कुछ दोस्त आए और कहा, भाई यह तो तीखी मिर्ची है, कहो तो इसे उठा ले। अनुकल्प एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला, अरे नहीं यार, माँ कहती है औरतों और लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए, जबरदस्ती नहीं करते। लड़की जब तक अपने से चलकर ना आ जाए मजा नहीं आएगा। उसके दूसरे दोस्त ने कहा, लेकिन भाई जैसे इसके तेवर हैं, लगता है तुझे कि यह तेरे पास आएगी कभी। अनुकल्प कहने लगा, अरे आएगी, जरूर आएगी। आज तक कोई लड़की मुझे ना नहीं बोल पाई है। जिसने भी बोला है वह लौट कर वापस मेरे पास आई ही है। यह जो अभी मुझे थप्पड़ मार कर गई है ना, इस पर मरहम लगाने यह खुद ही आएगी। अनुकल्प अपना गाल सहलाते हुए वहां से चला गया। उसके गाल पर नंदिनी की 5 उंगलियां छप चुकी थी। अपनी इंसल्ट का बदला लेने के लिए उसने एक प्लान बनाया, जिसमें उसने अपने दोस्तों को भी शामिल कर लिया। नंदिनी ने अपने कपड़े बदले और सारा सामान समेटकर अपनी माँ के पास आई। नीलांजना काफी देर से उसका इंतजार कर रही थी। नंदिनी बेटा, बहुत देर लगा दी तुमने, कहाँ रह गई थी? अरे नीलू, तुम बेवजह परेशान होती रहती हो। कोई दोस्त मिल गई होगी इसकी, उसी के साथ बातों में लगी होगी। वैसे भी लड़कियां बातें करने में तो खूब एक्सपर्ट होती है। क्यों नंदिनी बेटा, इस भीड़ में अगर कोई ऐसा खास हो जिससे तुम हमें मिलवाना चाहती हो? आदर्श ने कहा। नंदिनी मुस्कुरा पड़ी। ऐसा कुछ भी नहीं है पापा, बस थोड़ी भीड़ ज्यादा थी इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, आप तो यूं ही सोच रहे हैं। चलिए अब घर। आदर्श ने नंदिनी का बैग गाड़ी में रखा और सभी वहां से हंसते हुए अपने घर की तरफ रवाना हो गए। अनुकल्प नंदिनी को जाते हुए देखता रहा। फिर अपने एक दोस्त से बोला, जल्दी से इस लड़के का नंबर निकलवा, इसे एक मैसेज भेजना है। फिर देखना किस तरह यह लड़की मेरे पास भागी चली आएगी। कहकर वह हंस पड़ा और वहां से चला गया। नंदिनी अपने पूरे परिवार के साथ घर तो वापस आ गई, लेकिन उसके पीछे कितनी बड़ी मुसीबत पड़ चुकी थी इस बात का उसे अंदाजा नहीं था। सबके साथ बैठकर खाना खाते हुए वह कॉलेज में हुए पूरे फंक्शन की बातें कर रही थी। अचानक ही नंदिनी को अनुकल्प का ख्याल आ गया, जिसने उसके साथ बदतमीजी की थी। उसी वक्त उत्कर्ष अनुकल्प के बारे में बताने लगा। माँ पापा, आपको पता है हमारे कॉलेज में एक लड़का है, अनुकल्प ढिल्लो। अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा है। सब पर ऐसे धौंस जमाता है जैसे पूरा शहर उसके बाप का हो। उसके पापा कॉलेज के ट्रस्टी हैं, इसलिए कोई उसे कुछ कहता नहीं, और यही वजह है कि उसकी बदतमीजियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। पढ़ने में तो अच्छा है, लेकिन हरकतें उसकी ऐसी है कि सभी उससे दूर भागते हैं। उसके पास दोस्त नहीं है, चमचे हैं। आदर्श ने पूछा, कौन है ये अनुकल्प? हमारे शहर के जो जाने माने कपड़ा व्यापारी है ना, हरजीत सिंह ढिल्लो, उन्हीं का इकलौता बेटा है। वैसे अजीब बात तो यह है कि मेरा और उसका जन्मदिन एक ही दिन पड़ता है। हम दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे, लेकिन हम दोनों में कुछ भी एक जैसा नहीं है। उत्कर्ष की बात सुनकर नीलांजना को अपने दूसरे बेटे की अचानक याद आ गई, जिसे सुप्रिया अपने साथ ले गई थी। आदर्श उसके चेहरे के भाव को देखकर उसके मन की बात समझ गया। नीलांजना ने कुछ कहा नहीं, बस बच्चों को खाना खिलाकर वहां से उड़ गई। बच्चे भी खाना खाकर अपनी पढ़ाई में लग गए। दोनों ही अपने जीवन का लक्ष्य हासिल करने में जी जान से जुटे हुए थे। घर में खुशियों का अंबार था, लेकिन खुशियों को नजर लगते क्या देर लगती है। यही नंदिनी के साथ भी हुआ। अगले ही दिन नंदिनी जब कॉलेज पहुंची तो कॉलेज के गेट पर किसी ने उसका दुपट्टा पकड़ लिया। नंदिनी गिरते गिरते बची। उसने घबरा कर पीछे की तरफ देखा तो अनुकल्प बेशर्मी से मुस्कुरा रहा था और नंदिनी का दुपट्टा उसकी बाइक के पहिए के नीचे दबा हुआ था। नंदिनी गुस्से में चिल्लाई, मेरा दुपट्टा छोड़ लड़के। अनुकल्प हंस पड़ा, मैंने कहा तुम्हारा दुपट्टा पकड़ रखा है? मैं तो बस यहाँ अपनी बाइक पर बैठा हूँ, तुम्हें किसने रोक रखा है? जाओ यहाँ से। या फिर तुम मुझसे बात करने का बहाना ढूंढ रही हो?
कहीं ऐसा तो नहीं कल की बदतमीजी के लिए मुझसे माफी मांगने वाली हो? देखो, अगर ऐसा है तो मैं पहले बता दूं कि मुझसे माफी मांगना इतना आसान नहीं है। मेरी माफी चाहिए तो फिर तुम्हें वो सब करना होगा जो मैं चाहता हूँ। नंदिनी ने गुस्से में उसे घूर कर देखा और अपना दुपट्टा जोर से खींचा, जिससे उसका दुपट्टा थोड़ा फट भी गया। नंदिनी झटके से मुड़ी और हवा की तेजी से वहां से निकल गई। अनुकल्प ने भी हंसते हुए वहां से अपनी बाइक घुमा ली। नंदिनी को परेशान करके अनुकल्प को अच्छा लग रहा था। अब तो वह हर रोज ही नंदिनी को नए नए तरीकों से परेशान करने लगा। वह बिना आईडी कार्ड के नंदिनी के कॉलेज में घुस नहीं सकता था, इसलिए आते जाते समय वह नंदिनी के कॉलेज के बाहर खड़ा हो जाता। उत्कर्ष इस सबसे अनजान था। वैसे ही उसकी और अनुकल्प की नहीं बनती थी। नंदिनी ने इस सब के बारे में घर में किसी को नहीं बताया। उसने सोचा यूं ही घर में टेंशन हो जाएगा। उत्कर्ष की बातों से ही उसे समझ आ गया था कि वह अनुकल्प को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। था भी तो वो वैसा ही। अगर उत्कर्ष को अनुकल्प की हरकतों का पता चल जाता तो बहुत बड़ा बखेड़ा कर देता वो, और नंदिनी यह नहीं चाहती थी। अब तो हालत ऐसी हो गई थी कि कॉलेज जाते हुए नंदिनी को डर लगने लगा था। उस पर से भी अनुकल्प नंदिनी का नंबर निकलवाने में कामयाब हो गया। दिन में कभी भी मैसेज करता या फोन करता, यह उसकी आदत ही बन गई, जिससे नंदिनी और भी ज्यादा परेशान रहने लगी। नंदिनी एक बार फिर कॉलेज जाने से कतराने लगी थी। जब लगातार 2-3 दिनों तक बीमारी का झूठा बहाना बनाकर नंदिनी कॉलेज नहीं गई, तब नीलांजना को उस पर थोड़ा शक हुआ। नंदिनी अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसी वक्त उसका फोन बजा। देखा तो कोई अनजान नंबर था। पहले तो नंदिनी ने घबराकर फोन उठाया ही नहीं, लेकिन जब दोबारा से फोन बजा तो उसे उठाना ही पड़ा। उसने धीरे से फोन उठाकर कांपती हुई आवाज में कहा, हेलो। उधर से अनुकल्प की आवाज सुनाई दी, कैसी हो जाने मन? 2 दिनों से तुम्हें देखा नहीं तो सोचा चलो तुम्हारे घर चलाऊं तुम्हें देखने के लिए। वैसे तुम्हारे घर के बाहर ही खड़ा हूं, कहो तो मैं अंदर आ जाऊं? नंदिनी एकदम घबरा गई, लेकिन फिर भी उसने अपने को मजबूत किया और बोली, तुम्हारे अंदर अगर हिम्मत है इतनी तो अंदर आकर दिखाओ। तुम्हारे साथ जो भी होगा उस सब के जिम्मेदार तुम खुद होगे। मेरी हिम्मत अभी तुमने देखी कहाँ है मेरी जान? कहो तो दिखाऊं? चलो दिखाई देते हैं। नंदिनी घबरा कर चिल्ला पड़ी, तुम आखिर चाहते क्या हो? मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते तुम? आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा जो इस तरह शनि बनकर मेरे सर पर मंडरा रहे हो? तुमने जो मुझे थप्पड़ मारा था ना, उसका हिसाब बराबर कर दो, फिर मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं कहूंगा। तुम्हें पता है ना उस थप्पड़ के लिए सॉरी कैसे कहना है? मेरे पापा के होटल में मेरे लिए कमरा हमेशा बुक रहता है। तुम जब कहोगी मैं तुम्हें माफी देने को तैयार हूँ। नंदिनी ने गुस्से में दांत पीस लिए। अपनी बकवास बंद करो। ना मैंने कोई गलती की, ना मैं कोई माफी मांगूंगी। तुमने जो किया उसके लिए तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए कि तुम्हें एक सिर्फ थप्पड़ मारा मैंने, वरना कुछ और भी कर सकती थी। अनुकल्प हंस पड़ा। तो फिर ठीक है, मेरे पास तुम्हारा एक वीडियो है, पहले तुम देख लो, फिर उसके बाद मैं सबको दिखा दूंगा। इतनी हिम्मत तो है ही मेरे अंदर। उसके बाद मैं तो क्या, हर कोई तुम्हारे घर आएगा, कहकर उसने फोन काट दिया। नंदिनी का फोन उसके हाथ में ही था। तभी उसे एक मैसेज मिला। देखा तो वाकई में एक वीडियो था। उस वीडियो को देखते ही नंदिनी के पसीने छूट गए। उसे समझ नहीं आया कि आखिर अनुकल्प ने यह वीडियो कहाँ से बनाई और कब। नंदिनी बिस्तर पर गिर पड़ी और रोने लगी। बात को हाथ से निकलता देख आखिर नंदिनी ने रोते हुए अपनी माँ को सारा हाल कह सुनाया। नीलांजना के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। एक 20 साल के लड़के की इतनी हिम्मत कि वह ऐसी हरकत करे, फिर चाहे वह कितने ही बड़े बाप की औलाद क्यों ना हो। एक लड़की की इज्जत से बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। नीलांजना ने अब तक हर किसी से अपनी बच्ची की रक्षा की थी, इस बार भी उसे ही उठ खड़ा होना था। नीलांजना ने बेटी के आंसू पोंछे और उसे चुप कराया। तू फिक्र मत कर, मैं और तेरे पापा उसके घर जाते हैं और उन लोगों से बात करते हैं। शायद वह भले घर का अगर हुआ तो हमारी बात को समझेंगे वो लोग और बेटे को समझाएंगे। तू बिल्कुल भी चिंता मत कर और रोना तो एकदम बंद कर।
नीलांजना ने आदर्श को फोन किया और सारी बातें बताकर खुद घर से निकल गई। नंदिनी इस वक्त घर में अपने दादा दादी के साथ थी, इसलिए नीलांजना को उसकी चिंता नहीं थी। वो इस वक्त बस ढिल्लों साहब से मिलकर सारी बातें क्लियर करना चाहती थी। आदर्श और नीलांजना दोनों ही अनुकल्प के घर पहुंचे। वहां दरवाजे पर ही चौकीदार ने उन्हें रोक दिया। हमें ढिल्लों साहब से मिलना है, जरूरी काम है। यहाँ हर कोई किसी न किसी जरूरी काम से ही आता है। आपके पास अपॉइंटमेंट हो तो कहिए, वरना वह ऐसे ही किसी से नहीं मिलते। नीलांजना ने अपनी सख्त आवाज में कहा। हमें उनके बेटे अनुकल्प के बारे में कुछ कहना है। उनसे कहो हमारा मिलना बहुत जरूरी है, वरना हम कुछ ऐसा करेंगे कि उन्हें हमारे दरवाजे पर आना पड़ जाएगा। नीलांजना की आवाज में जो सख्ती थी, उसे महसूस कर चौकीदार ने तुरंत घर के अंदर फोन लगाया और कुछ देर बात करने के बाद बोला, आप लोग जाइए अंदर, ढिल्लो साहब अभी थोड़ी देर में आपसे मिलेंगे। नीलांजना और आदर्श बंगले के अंदर चले। बंगला दिखने में बाहर से बड़ा आलीशान था, अंदर से और भी खूबसूरत था। आदर्श ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, पर दो नौकरों के अलावा वहां कोई नहीं था। उन्हें किसी ने बैठने के लिए भी नहीं कहा, लेकिन वे दोनों जाकर हॉल में रखे सोफे पर बैठ गए। काफी देर के बाद किसी ने उन दोनों के लिए चाय और नाश्ता भिजवाया, लेकिन वे दोनों यहाँ जिस काम के लिए आए थे, उसके सामने उन दोनों ने ही सामने रखे चाय नाश्ते को एक नजर से देखा भी नहीं और उसे वापस ले जाने के लिए बोल दिया। तभी दूसरी तरफ से कड़कती हुई आवाज सुनाई दी। तुम लोगों को किसने कहा था यह सब लाने के लिए? किससे पूछकर किया यह सब? नीलांजना और आदर्श ने मुड़कर देखा तो ढिल्लो साहब सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। जितनी रौबदार आवाज थी, उतनी ही रौबदार उनकी पर्सनैलिटी भी थी। ढिल्लो साहब को देखते ही नीलांजना और आदर्श खड़े हो गए और नमस्ते किया। ढिल्लो साहब ने उनकी तरफ देखा ही नहीं, सीधे जाकर सोफे पर बैठ गए। इतनी बेचैनी में मुझसे मिलने की कोई खास वजह? ऐसा क्या कर दिया मेरे बेटे ने जो आप लोग इतने परेशान हैं कि मुझे परेशान करने चले आए? तकलीफ तो आपका बेटा दे रहा है हमारी बेटी को। आपके बेटे की वजह से उसकी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है सो अलग, दिमागी तौर पर किस तरह टॉर्चर हो रही है मेरी बच्ची, यह शायद आप नहीं समझ रहे। ढिल्लो साहब ने एक सरसरी निगाह नीलांजना पर डाली और आदर्श से बोले, मैं औरतों से बात नहीं करता, आपको कुछ कहना है तो कहिए। नीलांजना को उनकी यह हरकत नागवार गुजरी, फिर भी आदर्श ने उसका हाथ पकड़कर उसे शांत करते हुए कहा, आपका बेटा मेरी बेटी को परेशान कर रहा है, उससे कहिए मेरी बेटी से दूर रहे। ढिल्लो साहब बड़ी बेशर्मी से बोले, अब लड़के हैं जी, उन्हें बांध के तो रखा नहीं जा सकता। आप अपनी बेटी को संभाल लीजिए, क्या जरूरत है उसे घर से बाहर भेजने की? पढ़ाई वढ़ाई करके कर क्या लेगी? घर में बिठाओ, उसकी शादी करवाओ, बाद में तो उसने बच्चे पैदा करने हैं। नीलांजना गुस्से में तमतमाकर वहां से उठना चाहती थी, लेकिन तभी अनुकल्प बाहर से आया। उसे देखते ही ढिल्लो साहब ने अनुकल्प से पूछा, क्यों बेटा जी, इन लोगों का कहना है कि आप इनकी बेटी को परेशान करते हो। अनुकल्प तो बेशर्म था ही, अब पापा इनकी बेटी है ही इतनी खूबसूरत कि किसी का भी दिल आ जाए। आप देखोगे ना, आपका भी दिल आ जाएगा उस पर। ढिल्लो साहब जोर से हंस पड़े, फिर तो एक बार उस लड़की से मिलना बनता है। आप कहो तो उठवा ले उसे, सीधे सीधे तो मान नहीं रही, अनुकल्प बेशर्मी से बोला। नीलांजना और आदर्श हैरानी से उन दोनों बाप बेटे की बेशर्मी को देख रहे थे। जिस तरह बाप बेटे उसी के सामने बेटे की इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे थे, उसके बारे में इस तरह के अपशब्द कहे जा रहे थे, नीलांजना से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने उठकर एक झन्नाटेदार थप्पड़ अनुकल्प के गाल पर जड़ दिया। ढिल्लो साहब के सामने उनके इकलौते बेटे पर किसी ने हाथ उठाया था, उनसे यह गाह बर्दाश्त होने वाला था। अनुकल्प ने गुस्से में नीलांजना को मारने के लिए हाथ उठाया। उसी वक्त पीछे से अनुकल्प की मां चिल्लाई, अनुकल्प। अनुकल्प का हाथ वहीं रुक गया। उसने घूरकर अपनी मां को देखा और गुस्से में वहां से चला गया, पांव पटकता हुआ। नीलांजना ने अनुकल्प की मां को देखा तो बस देखती रह गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसके सामने 20 साल बाद सुप्रिया ही खड़ी थी। आदर्श को भी बहुत ज्यादा हैरानी हुई। सुप्रिया की आंखों में मजबूरी थी। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और अनुकल्प की तरफ से बिना कुछ कहे माफी मांगी। हालात ऐसे थे कि आदर्श और नीलांजना को वहां रुकना सही नहीं लगा। आदर्श नीलांजना को लेकर चला तो आया,
लेकिन उसे अपनी आंखों पर अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था। नीलांजना अपने मुंह पर हाथ रखे सोच में पड़ गई थी। अनुकल्प सुप्रिया का बेटा है? इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना, वो हमारा बेटा है। आदर्श ने नीलांजना को डांट दिया। वो लड़का हमारा बेटा नहीं है। हमारा बेटा इतना बदतमीज हो ही नहीं सकता। देखा है ना उत्कर्ष को तुमने, उसमें और इस लड़के में है कोई समानता? अरे वह हमारा तो क्या, खुद सुप्रिया का भी बेटा नहीं है। वह सिर्फ ढिल्लो साहब का बेटा है। उसकी रगों में ना हमारा खून दौड़ता है और ना सुप्रिया का दूध। सिर्फ और सिर्फ ढिल्लो साहब की परवरिश और उनकी अय्याशी दौड़ती है। आइंदा कभी भी उस लड़के को मेरा बेटा ना कहना। इतनी घटिया हरकत, इतनी घटिया सोच हमारे बेटे की कभी हो ही नहीं सकती। नीलांजना चिढ़कर बोली, यह आदमी जो अपने बेटे की बेशर्मी पर हंस रहा था, उस आदमी को जरा भी एहसास है कि वह किसके बारे में बात कर रहा था? उसकी अपनी खुद की बेटी है वो। आदर्श ने फिर नीलांजना को डांटा। बस नीलू, नंदिनी हमारी बेटी है और बस यही सच है। हमारे दो ही बच्चे हैं, उत्कर्ष और नंदिनी। ये लड़का अगर हमारे आगे आकर नाक भी रगड़े तब भी मैं इसे अपना बेटा कभी नहीं मानूंगा। अब समझ में आया कि सुप्रिया ने अपनी बेटी को खुद से अलग क्यों किया। कहते हुए आदर्श ने नीलांजना को गाड़ी में बैठाया और वहां से निकल गए। घर पहुंचते नंदिनी अपनी माँ के गले लग गई और बोली, क्या हुआ माँ? उन लोगों से क्या बातचीत हुई? क्या बोले वो लोग? वो लोग समझाएंगे ना उसे? नीलांजना क्या कहती, उसने बस नंदिनी के सिर पर हाथ फेरा और बोली, मत घबरा तू बेटी, हम सब है ना तेरे साथ। वह कुछ नहीं कर पाएगा। नंदिनी को थोड़ी राहत मिली और वह फिर अपना मन शांत करके पढ़ने बैठ गई। अगले दिन से नंदिनी जब भी घर पर या घर से बाहर होती, कोई ना कोई उसके साथ जरूर होता। उत्कर्ष को इस सब का कोई अंदाजा नहीं था। नंदिनी को कॉलेज छोड़ने और घर लाने की जिम्मेदारी कभी नीलांजना की होती तो कभी उत्कर्ष की। अनुकल्प को मौका नहीं मिल पा रहा था। नीलांजना के जाने के बाद सुप्रिया ने अनुकल्प को बुरी तरह से फटकार लगाई थी और उसका फोन भी छीन लिया था। अनुकल्प के पास अब न तो नंदिनी का नंबर था और ना ही वह वीडियो। लेकिन वो नंदिनी को इतनी आसानी से छोड़ नहीं सकता था। कहीं से जुगाड़ लगाकर उसने नंदिनी के कॉलेज की नकली आईडी बनवाई और कॉलेज के अंदर से ही उसने उसे किडनैप कर लिया। उत्कर्ष नंदिनी को लेने जब कॉलेज पहुंचा तो नंदिनी कहीं नजर ही नहीं आई। उसने उसकी सहेली से भी पूछा। घर पहुंचकर बोला, माँ नंदिनी घर आ गई क्या? नहीं तो, तू गया था ना उसे लेने। माँ छुट्टी होने के पहले से मैं उसके कॉलेज के बाहर खड़ा था, लेकिन वो बाहर नहीं आई। उसकी सहेलियों को तो उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। नीलांजना बुरी तरह से घबरा गई। उसे इतना ज्यादा घबराया हुआ देखकर उत्कर्ष पूछ बैठा, मैं भी इसी घर का बेटा हूँ माँ, परिवार का हिस्सा नहीं हूँ क्या? नंदिनी के साथ क्या हो रहा है यह जानने का मेरा पूरा हक है। बहन है ना वो मेरी। आखिर इतनी पहरेदारी क्यों हो रही है उसकी? पहले तो कभी नहीं हुई। उत्कर्ष की बातें सही थी। नीलांजना को अब उत्कर्ष को सारी बातें बताना पड़ी और उसने अनुकल्प की सारी हरकतें एक एक करके उत्कर्ष को बता दी। उत्कर्ष को जरा सी भी उम्मीद नहीं थी कि जो अनुकल्प कॉलेज में उसके सामने आने से भी बचता है, उसने उसकी बहन के साथ ऐसा कुछ करने की हिम्मत की। अगर नंदिनी गायब है और इस सब के पीछे अनुकल्प का हाथ है, तो आज उत्कर्ष उसे छोड़ने वाला नहीं था। वो तुरंत अपनी बाइक लेकर घर से निकला और अनुकल्प के जितने भी ठिकाने उसे पता थे, उसके बारे में पता किया, लेकिन कहीं से कोई खबर न मिली। ढूंढते हुए उत्कर्ष उसके दोस्त के फार्म हाउस पहुंचा, जहां पर उसे नंदिनी जख्मी हालत में पड़ी हुई मिली। उसे देखकर ही उत्कर्ष के रोंगटे खड़े हो गए। वह अपनी बहन को लेकर तुरंत वहां से हॉस्पिटल की ओर भागा। सबसे पहले उसने नंदिनी को एडमिट करवाना चाहा, लेकिन पुलिस केस बताकर वहां सब ने एडमिट करने से मना ही कर दिया। उत्कर्ष ने गुस्से में डॉक्टर का कॉलर पकड़ लिया, लेकिन रूल के खिलाफ कोई भी जाने को तैयार नहीं था। हार कर उत्कर्ष ने पुलिस को फोन किया और सारी बातें बताई। उसके बाद उसने नीलांजना को फोन करके नंदिनी के साथ हुए हादसे के बारे में बताया। नीलांजना और आदर्श भी हॉस्पिटल पहुंच गए। तब तक पुलिस भी वहां पहुंच चुकी थी। ढिल्लो साहब के अगेंस्ट एफआईआर लिखने में पुलिस आनाकानी कर रही थी, लेकिन उत्कर्ष ने जब ऊपर तक जाने की धमकी दी, तब जाकर पुलिस ने हादसे की रिपोर्ट लिखी। रिपोर्ट लिखने के बाद ही नंदिनी को एडमिट करवाया गया और तब जाकर कहीं उसका इलाज शुरू हुआ। नीलांजना अपने बेटे की यह हालत देखकर सफेद पड़ गई।
उसे यकीन नहीं हुआ कि उसकी बेटी की ऐसी हालत करने वाला कोई और नहीं, उसका अपना बेटा था, जिससे मिलने की प्रार्थना दिन रात वह भगवान से करती थी। पुलिस ने जाने से पहले आदर्श और नीलांजना के सामने पेपर रखा और साइन करने को कहा ताकि एफआईआर दर्ज की जा सके। नीलांजना सोच में पड़ गई कि आखिर अपने ही बेटे के खिलाफ वो एफआईआर कैसे दर्ज करवाए। डॉक्टर बाहर निकले तो उत्कर्ष ने उनसे सवाल किया, डॉक्टर साहब, मेरी बहन कैसी है, क्या हुआ है उसके साथ? फ्रस्ट्रेशन। जिसने भी किया है उसने अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन उतारा है आपकी बेटी पर। रेप तो नहीं हुआ है, केवल फिजिकली असॉल्ट किया गया है उसे। इस तरह की हरकत वही लोग करते हैं जो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाते हैं। अपना सारा गुस्सा, अपनी सारी नाराजगी, अपना सारा फ्रस्ट्रेशन तब उस लड़की पर निकालते हैं। नंदिनी तो किस्मत वाली है जो वह बच गई, लेकिन उसे कम से कम एक हफ्ता और हॉस्पिटल में रहना होगा। एक्सटर्नल इंजरी है, इंटरनल इंजरी हम अभी चेक करेंगे। शरीर के घाव भरने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आप लोगों को उसके मन पर लगे घावों को भरने की कोशिश करनी होगी, जो कि इतना आसान नहीं होगा। आप अभी भी सोच रही माँ? पेपर पर साइन कीजिए, हम उस लड़के को सजा दिलवा कर ही रहेंगे। मेरी बहन के साथ ऐसी हरकत करने की उसने सोची भी कैसे? छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। नीलांजना के हाथ अभी भी कांप रहे थे। आदर्श उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, कोई भी इंसान कितना भी अपना क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक औरत के सम्मान से बड़ा कभी नहीं हो सकता। करो साइन नीलू, हम उस लड़के को नहीं छोड़ेंगे। नीलांजना को सोचता देखकर उत्कर्ष बोला, पापा साइन कर दीजिए आप। नहीं नहीं, यह काम तो नीलांजना ही करेगी। नीलांजना ने कांपते हाथों से पेपर रखे साइन कर ही दिए। पुलिस ने नंदिनी के बयान लिए। नीलांजना के लिए यह उसके ममता की सबसे बड़ी परीक्षा थी। एक तरफ बेटा और दूसरी तरफ बेटी। आखिर बेटियों को कितने इम्तिहान से गुजरना होता है। सोचते सोचते नीलांजना की आंखें भर आई। ढिल्लो परिवार के इकलौते बेटे के खिलाफ केस बनते ही हंगामा हो गया। ढिल्लो साहब ने नीलांजना और उसके पूरे परिवार पर केस वापस लेने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। तो नीलांजना ने महिला आयोग का दरवाजा खटखटाया, क्योंकि इस वक्त उसके सपोर्ट में कोई भी खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर रहा था। महिला आयोग का साथ मिलते खबर मीडिया में पहुंच गई। मीडिया वालों ने ढिल्लो साहब के खिलाफ नंदिनी का साथ तो दिया, लेकिन इस सब से नंदिनी की मुश्किलें और बढ़ गई। मीडिया वाले घर के बाहर खड़े रहते और नंदिनी का घर से निकलना मुश्किल हो जाता। एक तो वैसे ही नंदिनी दिमागी तौर पर परेशान थी, रही सही कसर मीडिया वालों ने भी परेशान करके पूरी कर दी। ढिल्लो साहब के वकील ने उन्हें सुझाव दिया, ढिल्लो साहब, इससे पहले कि चार्जशीट दाखिल हो, इस बात को यहीं खत्म करना होगा। एक बार चार्जशीट दाखिल हो जाए कोर्ट में तो फिर यह केस यहीं पर खत्म करना मुश्किल हो जाएगा। कोर्ट के बाहर सेटल करने का एक तरीका है, अगर अनुकल्प और उस लड़की की सगाई करवा दी जाए। फिलहाल के लिए पढ़ाई वगैरह के बहाने इस रिश्ते को टाल देंगे 2-3 सालों तक। उसके बाद शादी करने की क्या जरूरत, हमें रिश्ता ही तोड़ देंगे। मामला तब तक आराम से ठंडा भी हो जाएगा और किसी का इस तरफ ध्यान भी नहीं जाएगा। सारी बातें आपस में निपट जाएंगी और कोर्ट कचहरी के झंझट से निजात भी मिल जाएगी। ढिल्लो साहब इस बात के लिए कभी राजी नहीं थे, लेकिन जिस तरह से उन पर दबाव पड़ रहा था, उनके कारोबार पर भी असर हो रहा था। उन्हें अपने वकील साहब का सुझाव सही लगा। सिर्फ सगाई ही तो करनी थी, बाद में रिश्ता तोड़ दिया जाएगा। उसी दिन शाम को ढिल्लो साहब आदर्श के घर पहुंचे। नीलांजना तो उन्हें देखते ही गुस्से में उबल पड़ी और नंदिनी डर के मारे भागकर अपने कमरे में छुप गई। घर आए मेहमान का स्वागत करना नीलांजना की मजबूरी थी। उसने ढिल्लो साहब से बैठने को कहा। ढिल्लो साहब बैठते सीधे मुद्दे पर आ गए। उत्कर्ष ने जब सुना तो बुरी तरह से भड़क गए। आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसी घटिया बात सोचने की? क्या आपको लगा आप कुछ भी बकवास करेंगे और हम सुन लेंगे? हम हमारी बहन का रिश्ता आप जैसी घटिया फैमिली में बिल्कुल नहीं करेंगे। मेरी बहन कोई बोझ नहीं है हम पर। जितनी घटिया आपके बेटे की सोच, उतनी घटिया आपकी भी सोच है। आपके घर में भेजने से पहले मैं अपनी बहन को गोली मार दूंगा। ऐसी पैतरेबाजी आप किसी और के सामने कीजिएगा। मेरी बहन कोई आपके बेटे की पहली शिकार नहीं है। ढिल्लो साहब गुस्से में उठ खड़े हुए और बोले, इतना कुछ होने के बाद तुम्हारी बहन का हाथ थामेगा कौन? अरे हम तो शराफत से रिश्ता लेकर आए थे। मेरी बहन चाहे जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहे,
आपके बेटे जैसे घटिया इंसान के हाथों में उसका हाथ कभी नहीं दिया जाएगा। हमारे घर के संस्कार ऐसे नहीं कि आने वाले मेहमान की बेइज्जती करें। अगर आप अपनी इंसल्ट नहीं करवाना चाहते तो अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाइए। और ढिल्लो साहब वहां से निकल गए। उनके जाने के बाद आदर्श ने नीला से कहा, ये है हमारा बेटा जो औरतों की इज्जत भी करना जानता है और अपनी बहन के लिए लड़ना भी जानता है। आखिर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हो ही गई और कानूनी प्रक्रिया शुरू हो गई। जो लेडी इंस्पेक्टर नंदिनी का केस हैंडल कर रही थी वो खुद भी ढिल्लो साहब और उसकी पूरी फैमिली से खुन्नस खाई हुई थी, क्योंकि यह कोई पहला केस तो था नहीं अनुकल्प के खिलाफ। पहले भी कई लड़कियों की फैमिली ने अनुकल्प के खिलाफ शिकायतें दर्ज करवाई थी, लेकिन उन लोगों के रसूख और दबाव के चलते सभी ने केस वापस ले लिए ताकि उनकी बेटी पर और कोई मुसीबत ना आए। नीलांजना और उसके परिवार की हिम्मत देखकर उस लेडी इंस्पेक्टर को बहुत खुशी हुई। मुझे लगा था कि आप भी उन्हीं लोगों में से एक होंगी जिन्होंने ढिल्लो साहब के दबाव के आगे झुककर केस वापस ले लिया, लेकिन ये जानकर खुशी हुई कि आप अपनी लड़की के लिए किस हद तक आगे जा सकती हैं। आपका परिवार उसे बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहा है। बेटी का नाम बदनाम ना हो इसी डर से लोग पुलिस कंप्लेंट तक नहीं करवाते। नीलांजना कहने लगी, मैं माँ हूँ लेकिन उससे पहले एक औरत भी हूँ। अगर मैं ही उसका दर्द नहीं समझूंगी तो फिर कौन समझेगा। अगर आज हम पीछे हट गए तो और भी न जाने कितनी बेटियों के साथ अनुकल्प इसी तरह का व्यवहार करता रहेगा। अपनी बेटी के जरिए मैं ऐसी कई बेटियों को बचा सकती हूँ। कोर्ट के शुरू होने के कारण ढिल्लो साहब बुरी तरह से बौखलाए हुए थे। अनुकल्प को उन्होंने बचपन से ही इतनी आज़ादी दे रखी थी, वो उसके किसी भी हरकत पर डांट लगाना तो दूर, उल्टा उसे सपोर्ट ही करते। आखिर लड़का है भाई, जो चाहे कर सकता है। इस सोच ने अनुकल्प की हरकतों को बढ़ावा दिया और वह गलत रास्ते पर चलता रहा। ढिल्लो साहब ने सुप्रिया को अपने पास बुलाया और बोले, मेरी तो किसी बात का कोई असर हुआ नहीं उन लोगों पर, लेकिन तुम एक औरत हो, जाकर उनसे बात करो, अपने इकलौते बेटे की दुहाई दो, शायद वे लोग केस वापस ले लें। बदले में उन्हें जितने पैसे चाहिए दे देना। इतने मिलेंगे कि जिंदगी भर बैठकर खाएंगे तो भी खत्म ना होगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने बेटे को बचाना होगा, वरना तुम्हारा बेटा जेल की सलाखों के पीछे सड़ता रह जाएगा। क्या यही चाहती हो तुम? देख पाओगे अपने बेटे को इस तरह? सुप्रिया बेचैन मन से सीधे नीलांजना के घर पहुंची। सुप्रिया को अपने घर में देखते ही नीलांजना चौंक गई। आदर्श ने जब उनको देखा तो उसने उन दोनों को घर की छत पर ही भेज दिया ताकि उनकी बातचीत और किसी के कानों तक ना पहुंचे। नीलांजना ने अपने दोनों बाजों को फोल्ड करके सुप्रिया से बात करी। अब तुम बताओ, तुम यहाँ क्या करने आई हो? अपने पति की तरह तुम भी कोई ऑफर लेकर आई हो? नहीं नीलांजना, मैं कोई भी ऑफर लेकर नहीं आई, बल्कि इस झूठ से पर्दा उठाने आई हूँ जो तुमने बोला। वो धोखा जो मैंने तुम्हारे साथ किया था नीलांजना। अनुकल्प तुम्हारा बेटा है, उसे तुम ही ने जन्म दिया है। क्या तुम अपने बेटे को जेल भेजना चाहती हो? नीलांजना तीखी हंसी हंसते हुए बोली, अनुकल्प मेरा बेटा है? चलो यह तो तुमने बता दिया, लेकिन यह कैसे भूल गई कि नंदिनी भी मेरी बेटी है? भले ही तुमने उसे जन्म दिया, तुम्हारी गलती नहीं है। समाज सिर्फ बेटों को याद करता है, बेटियों को नहीं। जब तुम्हें ही याद नहीं कि नंदिनी को तुमने जन्म दिया है तो फिर मैं ये कैसे उम्मीद करूं कि तुम मेरी नंदिनी के लिए आवाज उठाओगी? और तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे पता नहीं? नंदिनी जब बड़ी हुई उसका रूप रंग देखकर ही मैं समझ गई थी। मैं तो क्या, आदर्श भी यह बात जानते हैं, क्योंकि नंदिनी बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है। तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे नहीं पता अनुकल्प को किसने जन्म दिया? तुम्हारी बात अगर खत्म हो गई हो तो तुम जा सकती हो। वैसे भी इतनी देर रात तक हम अपने घर के दरवाजे खुले नहीं रखते। चाहे लड़का हो या लड़की, हमारी दोनों ही घर के अंदर होते इस समय। आपसे मिलकर मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई मिसेस सुप्रिया ढिल्लो। सुप्रिया से वहां और नहीं रुका गया। नीलांजना का ऐसा व्यवहार देखकर वह वहां से निकल आई। नीलांजना, तुमने बता दिया कि खून के रिश्ते से बड़ा प्यार का रिश्ता होता है, कहते हुए आदर्श ने उसे गले लगा लिया। अब कल बहुत कुछ होने वाला था। कल कोर्ट की तारीख थी। जिस बेटे को इतने नाजों से पाला था उसे सजा हो जाएगी तो फिर सुप्रिया क्या करेगी?
लेकिन फिर सुप्रिया ने सोचा, नंदिनी भी तो उसकी बेटी है, उसकी अपनी बेटी, और नीलांजना उसकी बेटी की खातिर अपने बेटे के खिलाफ खड़ी है। यह सोचकर सुप्रिया को बहुत अजीब लग रहा। सुप्रिया अपने ख्यालों में ऐसे उलझी हुई थी कि उसे समझ में नहीं आया कि उसकी साड़ी का पल्लू मंदिर में रखे हुए दीपक के लौ को छू गया और पल्लू ने आग पकड़ ली। घर की एक नौकरानी ने देखा तो भागते हुए आई और जल्दी से उसकी आंचल की आग बुझाते हुए बोली, देखकर मालकिन, देखकर, भगवान की भक्ति में ऐसे भी ना खो जाओ कि अपनी सुध-बुध ही ना रहे। भगवान से अपने मन की बात कहना अलग बात है, लेकिन उनसे कुछ उम्मीद करना दूसरी बात। अभी आंचल ने आग पकड़ ली थी, कुछ हो जाता तो? भगवान खुद थोड़ी आते हैं, हम आपको ही कुछ करना पड़ता है। हमें अपनी रक्षा खुद ही करनी पड़ती है, चाहे जानवरों से हो या इंसानों से या फिर अपनों से। नौकरानी ने सारी बातें यूं ही कही, लेकिन उसकी बातों ने सुप्रिया को बहुत कुछ समझा दिया। कोर्ट केस शुरू हो गया और साथ ही दोनों के वकीलों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गए। अनुकल्प इस वक्त अग्रिम जमानत पर था, इसलिए बड़े शान से अपने पापा की गाड़ी में कोर्ट पहुंचा। उसके चेहरे पर जरा भी शिकन न थी। उसे देखकर यह नहीं लग रहा था कि उसे लगे कि उसने कोई गलती की है। नंदिनी ने जब उसे देखा तो उसने डर कर नीलांजना का हाथ पकड़ लिया। नंदिनी के पीछे आदर्श खड़ा था और उत्कर्ष ने आकर उसका कंधा पकड़ लिया। एक पूरा परिवार अपनी बेटी के साथ खड़ा था। अनुकल्प ने लेकिन नंदिनी के मन में इतनी दहशत बैठा दी थी कि वह चाहकर भी उस डर को अपने मन से निकाल नहीं पा रही थी। अनुकल्प के वकील ने न सिर्फ नंदिनी पर बल्कि उसके पूरे परिवार पर बिजनेस राइवलरी का आरोप लगाया, क्योंकि दोनों ही परिवार कपड़े के व्यवसाय से जुड़े हुए थे। लेकिन नंदिनी के वकील ने भी काफी सबूत जुटा रखे थे। सारे सबूत उन्होंने एक एक कर सामने रख दिए जज के। किस तरह को अनुकल्प ने पहली बार नंदिनी के साथ बदतमीजी की थी। रेस्टोरेंट के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे का फुटेज इस बात का सबूत था। साथ ही कुछ और परिवार भी थे जिन्होंने अनुकल्प के विरुद्ध शिकायत की थी। ढिल्लो साहब को वकील साहब ने तसल्ली दे रखी थी कि उनका केस तो काफी मजबूत है, अगर ना भी हुआ तो भी वो किसी न किसी तरह बात को घुमा ही देंगे। नंदिनी जख्मी हालत में अनुकल्प के दोस्त के फार्म हाउस पर मिली थी और यह बात अनुकल्प के पक्ष में जा रही थी। वकील ने इस बात को भुनाना चाहा। अनुकल्प का दोस्त वहीं पर मौजूद था। वो एकदम से चिल्लाया, नहीं जज साहब, वह मेरा फार्म हाउस जरूर है, लेकिन उसकी चाबी तो अनुकल्प के पास थी और यह बात मैं साबित कर सकता हूँ। हमारे फार्म हाउस के बाहर भी सिक्योरिटी कैमरे लगे हुए हैं, उसमें आप साफ साफ देख सकेंगे कि अनुकल्प नंदिनी को वहां जबरदस्ती लेकर आया था। ढिल्लो साहब ने उस लड़के को घूर कर देखा और सिर पकड़ के बैठ गए। अब अनुकल्प के चेहरे पर भी हल्की परेशानी नजर आने लगी थी, क्योंकि उसके पिता इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान दिख रहे थे उसे। अब वकील ने दूसरा दांव चला, जज साहब, अगर मेरे मुवक्किल में इंसानियत बाकी नहीं होती तो इस लड़की का रेप जरूर हुआ होता, जो हुआ नहीं। इसका मतलब यह कि उन दोनों के बीच कोई आपसी रंजिश थी। जरूर ही इस लड़की ने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से मेरे मुवक्किल को गुस्सा आया। वैसे भी मेरा मुवक्किल इस वक्त 18 साल का भी नहीं हुआ है, वह नाबालिग है, इसलिए उस पर दया दिखाई जाए। कहते हुए वकील साहब ने अनुकल्प के नकली सर्टिफिकेट जज साहब के सामने पेश कर दिए। सुनते ही नीलांजना गुस्से से चिल्ला उठी, नहीं जज साहब, अनुकल्प की उम्र उतनी ही है जितनी नंदिनी की है। इस पर वकील साहब ने उल्टा नीलांजना पर ही अपनी बेटी को इस्तेमाल करने का इल्जाम लगा दिया और यह साबित करने लगे कि बिजनेस दुश्मनी होने के कारण नीलांजना और आदर्श ने अपनी बेटी नंदिनी को हथियार की तरह इस्तेमाल किया है और अनुकल्प के खिलाफ बड़ी साजिश रच डाली है। इस तरह के कई इल्जाम और उनसे झूठे सबूत भी उन्होंने कोर्ट के सामने पेश कर दिए। इस केस में नंदिनी का फोन बड़ा सबूत था, लेकिन पुलिस की कस्टडी से उस फोन को गायब कर दिया गया था। केस को अपने पक्ष में जाता देख ढिल्लो साहब के चेहरे पर अब मुस्कुराहट आ गई। जज साहब ने भी अनुकल्प के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा, अनुकल्प ने जो भी किया, भले ही वह किसी के उकसावे से किया हो, लेकिन औरत पर इस तरह हाथ उठाना, उसके साथ इस तरह की हिंसा करना कानूनन अपराध ही है। चाहे जो भी हो,
अनुकल्प को इसका हर्जाना और सजा दोनों से गुजरना होगा। और जैसे ही वे अपना फैसला सुनाने वाले थे कि सुप्रिया एकदम से उठ खड़ी हुई और चिल्लाई, रुकिए जज साहब, अभी मुझे भी कुछ कहना है। सुप्रिया ने कहना शुरू किया, कोई भी फैसला लेने से पहले मेरी बात सुन लीजिए। आपके सामने सारे दस्तावेज झूठे हैं। अनुकल्प की उम्र उतनी ही है जितनी नंदिनी की है, क्योंकि वह दोनों एक ही दिन, एक ही समय पर, एक ही हॉस्पिटल में पैदा हुए थे। सुप्रिया की बात सुनकर वहां मौजूद सभी हैरान रह गए। आखिर सुप्रिया कहना क्या चाहती थी और उसे कैसे पता चला? जज साहब, हमारे वकील साहब एक माँ पर इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने अपनी बेटी को मेरे बेटे के खिलाफ इस्तेमाल किया, लेकिन सच तो कुछ और है। बात को हाथ से निकलता देख ढिल्लो साहब ने उठकर कहा, जज साहब, मेरी पत्नी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। वह अदालत का वक्त यूं ही जाया कर रही है। सुनते सुप्रिया गुस्से में फुफकार उठी, मेरी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है हरजीत सिंह ढिल्लो। अगर आप अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहते तो शांति से बैठे रहो। सुप्रिया फिर वकील की तरफ मुखातिब होकर बोली, आपने एक माँ पर इल्जाम लगाया है ना, आप क्या जानते हैं उसके बारे में? यह माँ अपने ही बेटे के खिलाफ खड़ी है, मेरी बेटी को सपोर्ट करने के लिए। एक माँ अगर अपने ही बेटे को सजा दिलवाना चाहती है तो वह माँ गलत कैसे हो सकती है? हाँ जज साहब, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। मुझे कैसे पता कि नंदिनी और अनुकल्प एक ही दिन, एक ही हॉस्पिटल में पैदा हुए? बरसों पहले जब मैं पहली बार पेट से थी, उस वक्त मेरी कोख में ही मेरी बच्ची को मार दिया गया था, क्योंकि वह लड़की थी। दूसरी बार मैं अपने ससुराल से दूर मायके में रही, इसलिए अपने बच्ची को जन्म दे पाई। हर पल मैं भगवान से यही मांगती कि भगवान मुझे बेटी मत देना, वरना उसका बाप फिर उसकी जान ले लेगा। लेकिन भगवान ने मेरी सुनी नहीं और फिर मैंने दोबारा बेटी को ही जन्म दिया। नीलांजना भी उसी हॉस्पिटल में थी और मैं जानती थी कि उसने 2 बेटों को जन्म दिया है, जुड़वा बेटे। इस बात की खबर मुझे बहुत पहले लग गई थी, जब 2 नर्स आपस में बात कर रही थी कि नीलांजना को जुड़वा बेटे होने वाले। मैंने उसको पैसे दिए और कहा कि वह बस मुझे नीला का एक बच्चा ला कर दे, और इस तरह मैंने पैसों के बल पर अपनी बेटी को नीला की गोद में डाल दिया और उसका बेटा अपने गोद में ले लिया। हाँ जज साहब, नंदिनी मेरी बेटी है। सच जानते हुए भी उस माँ ने मेरी बेटी का साथ दिया। जज साहब, आप बताइए, क्या बेटियां समाज के लिए जरूरी नहीं है? क्या लड़के भगवान के यहाँ से ऊपर से सीधे टपक पड़ते हैं? उन्हें जन्म देने के लिए क्या औरत की जरूरत नहीं होती है? हरजीत सिंह ढिल्लो, अगर तुम्हारी माँ को भी पैदा होने से पहले मार दिया गया होता तो तुम कहाँ से पैदा होते? मेरे लिए तो तुम उसी दिन मर गए थे जब तुमने मेरी बच्ची की जान ली थी। हालांकि इसमें पूरा दोष मर्दों का नहीं है, औरतें ही औरतों के पीछे पड़ी रहती है। उन्हें ही बेटे ज्यादा पसंद होते हैं बेटियों से, और बच्चे जो माहौल घर में होता है वही तो सीखते हैं। अगर घर में औरतों को सम्मान मिलता है तो लड़के बाहर भी हर किसी को सम्मान से ही देखेंगे। लेकिन जिस घर में बहू बेटियों को नौकर बनाकर रखा जाता है, बात बात पर उन्हें जलील किया जाता है, उस घर का बेटा ऐसी हरकत करता है। उत्कर्ष और अनुकल्प दोनों सगी जुड़वा भाई है, उन दोनों में फिर भी जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि हमारे दोनों के परिवारों में भी जमीन आसमान का फर्क है। आदर्श अपनी पत्नी को बराबरी का दर्जा देते हैं, और मेरे पति, अरे वो तो पति है ही नहीं। क्या हम औरतों का कोई वजूद ही नहीं है? भगवान ने तो हमें मर्दों के बराबर ही बनाया। यहाँ तक कि प्रकृति ने पुरुष से ऊपर रखा है हमें, क्योंकि माँ का दर्जा हमेशा ऊपर होता है। तो फिर उसी स्त्री का इतना तिरस्कार क्यों किया जाता है? आखिर क्यों? आखिर क्यों? बेटे भाग्य से जन्म लेते हैं, बेटियां सौभाग्य से। मैं वो सौभाग्यशाली माँ हूँ जिसने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन उतनी ही बड़ी दुर्भाग्यशाली क्योंकि मेरा सौभाग्य नीलांजना के घर पल रहा है। ढिल्लो साहब, इतना कुछ होने के बाद मैं भी देखती हूँ कि आपके घर में कौन अपनी बेटी देना चाहेगा। आपको क्या लगता है आपके इरादे मुझे पता नहीं? आपने कहा और मैं अपने बेटे की दुहाई देने नीला के घर चली गई। ये आपकी गलत फहमी है। जिस लड़की को रास्ते से हटाने के लिए आपके वकील साहब तरह तरह के उपाय दे रहे थे ना, वह सुनकर ही एक माँ का कलेजा कांप गया था। इतना जान लीजिए कि जिस लड़की को आप अपने रास्ते का पत्थर समझ रहे हैं ना, और उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए हर हथकंडा अपनाने के लिए तैयार है ना, वह आपकी करोड़ों की जायदाद की इकलौती वारिस है। आपकी इकलौती संतान है वो।
आपकी बेटी नंदिनी। अब क्या करेंगे आप? अब भी अपनी बेटी के खिलाफ उल्टी सीधी बातें करेंगे, उसे जान से मार डालेंगे? जज साहब, हाँ, मैंने गुनाह किया है। गुनाह किया एक माँ को उसके बच्चे से दूर रखकर। लेकिन मैं क्या करती? आदर्श की बातों से मैं तो इतना समझ गई थी कि उन्हें लड़का और लड़की दोनों समान हैं। मैं चाहती तो अपनी बच्ची को किसी अनाथ आश्रम में छोड़ सकती थी, या हॉस्पिटल में ही छोड़कर चल देती। लेकिन उसका भविष्य क्या होता? नीला के दो बेटे थे, एक मैंने ले लिया और अपनी बच्ची की हिफाजत के लिए उसे नीला के हाथों में सौंप दिया, बिना इसकी जानकारी के। मैं माँ हूँ जज साहब। यहाँ जो बच्चे मौजूद हैं वह दोनों ही बच्चे नीलांजना के हैं, आदर्श के हैं। मेरा भी रिश्ता है उनसे। नंदिनी का जो फोन पुलिस स्टेशन से गायब हुआ था वह मेरे पास है, और अनुकल्प का फोन भी। कहते हुए सुप्रिया ने दोनों फोन अपने पास से निकालकर सारी कॉल रिकॉर्डिंग सबके सामने खोल कर रख दी, जिससे इतना तो समझ में आ ही गया कि अनुकल्प नंदिनी के पीछे पड़ा था, और नंदिनी के साथ जो भी हुआ वह अनुकल्प ने जानबूझकर किया था। सुप्रिया आगे बढ़ी। जितनी गलती अनुकल्प की है उससे कहीं ज्यादा मेरी और उसके पिता की भी है। नीला ने अपने बेटे को अच्छे संस्कार दिए जो मैं ना दे पाई, और ढिल्लो साहब, वह तो कभी एक पिता बन ही नहीं पाए। पिता का काम बच्चों को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि उन पर अंकुश लगाना होता है, उनकी जरूरतों का ख्याल रखना होता है और उसे एक अच्छा इंसान बनाना होता है। जब वह खुद ही एक अच्छे इंसान नहीं बन पाए तो उनसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? मैं प्रणाम करती हूँ नीला को, जिसने इतनी हिम्मत दिखाई जो मैं ना कर पाई। अब फैसला आपके हाथ में जज साहब। सच की जीत हो, क्योंकि माँ तो हार ही गई। कहती हुए सुप्रिया वहीं बैठकर रो पड़ी। नीलांजना और आदर्श की आंखों में भी आंसू थे। नंदिनी और उत्कर्ष हैरानी से अपनी माँ और पिता को देखे जा रहे थे। वहीं अनुकल्प की हैरानी का भी कोई ठिकाना न था। जिस उत्कर्ष से उसका 36 का आंकड़ा रहा, वो उसका सगा जुड़वा भाई, और जिस नंदिनी को वह इतना परेशान कर रहा था, वो उस माँ की बेटी थी जिस माँ ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सारे सबूत, सारे गवाह जज के सामने थे। सब कुछ साफ था। जज साहब ने फैसला नंदिनी के हक में सुनाया और अनुकल्प को सजा हो गई। साथ में उसके वकील को भी सजा हुई। नीलांजना और सुप्रिया मीडिया की सुर्खियों में छाए रहे। नीलांजना की सास अब काफी हद तक बदल चुकी थी। नंदिनी नीलांजना और आदर्श के साथ घर वापस आ गई और वापस अपनी पढ़ाई में लग गई। आगे चलकर वह एक बेहतरीन डॉक्टर बनी और अपने क्षेत्र में खूब नाम कमाया। ढिल्लो साहब सालों बाद भी अपनी बेटी से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पाए। अनुकल्प जेल में था। अपने किए पर वह बहुत शर्मिंदा था, और सुप्रिया कभी कभी उससे मिलने चली जाती, लेकिन नंदिनी को वह दूर से ही देख लेती। ना नंदिनी को और न ही उसके परिवार को सुप्रिया से कोई मतलब था। नीलांजना को अपनी बेटी के लिए अब एक ऐसे जीवन साथी की तलाश है जो उससे प्यार करे और उसका सम्मान भी। मित्रों, बताइए, आपको नीलांजना का फैसला कैसा लगा? क्या उसे नंदिनी को छोड़कर अपने बेटे का साथ देना चाहिए था, या नीलांजना ने अपने बेटे को सजा दिलवाकर सही किया? आपके विचार कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। मिलती हूँ दोबारा ऐसी बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा। लेकिन हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।